हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर के ऊपर। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कुछ पार्ट्स कवर कर दिए हैं, तो आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है पुराने वीडियोस देखिए, तभी आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आएगा, क्योंकि ये ना पूरा एक सर्कुलेशन में है, एक कंटिन्यूशन में है, सॉरी चैप्टर एक कंटिन्यूशन में है। तो अगर पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। अब लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात की थी मैंने। ब्लड ग्रुपिंग दो तरह की होती है, एक होती है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और दूसरी होती है आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो इसके बारे में तो ऑलरेडी कवर कर दिया है मैंने। ठीक है, तो इसके लिए आप पुराना वीडियो देख लीजिए। इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। आरएच ग्रुपिंग। अब है क्या आरएच ग्रुपिंग? इसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये मान लीजिए हमारे आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के ऊपर दो तरह के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, या तो ए एंटीजन होता है या बी एंटीजन होता है। ये पुराने वीडियो में मैंने कवर किया है, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, पुराना वीडियो नहीं देखा, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो पुराना वीडियो देख लीजिए। तो आरबीसी के ऊपर दो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, या तो ए एंटीजन प्रेजेंट होगा या बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। लेकिन एक और एंटीजन है जो प्रेजेंट होता है ए और बी के अलावा, वो होता है आरएच एंटीजन। 80% ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। तो जिनमें ये प्रेजेंट होता है आरएच एंटीजन, उनको हम बोलते हैं आरएच पॉजिटिव। जिनमें ये प्रेजेंट नहीं होता है आरएच एंटीजन, जिनमें एब्सेंट होता है आरएच एंटीजन, उनको हम बोलते हैं आरएच नेगेटिव। ठीक है, इस पॉइंट को आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में बता देता हूँ आपको, और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक इंसान है, उसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, और एक इंसान है उसका ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव। एक का ए पॉजिटिव है, एक का ए नेगेटिव है। दोनों केस को देख लेते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए ए पॉजिटिव है, इससे क्या मालूम पड़ रहा है, हम पहला केस लेके चल रहे हैं। ए पॉजिटिव से हमें क्या मालूम पड़ता है? हमें ए पॉजिटिव से ये मालूम पड़ता है कि जैसे कि उसके आरबीसी पे जो एंटीजन प्रेजेंट है वो ए है। ये तो हमें मालूम पड़ता है, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप का नाम होता है वही एंटीजन प्रेजेंट होता है। प्लस से क्या मालूम पड़ा? प्लस से मालूम पड़ा कि भाई इसके यहाँ पे आपके आरएच भी प्रेजेंट है, जो आरएच एंटीजन है ये भी प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा तभी प्लस लगेगा। ठीक है, तो ये हमें क्लियर होता है इससे। अब ए नेगेटिव वाला केस ले लेते हैं, ये वाला केस लेते हैं। इससे क्या मालूम पड़ेगा? इससे क्या मालूम पड़ रहा है? इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है, एक सेकेंड इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इससे हमें मालूम पड़ता है कि भैया आरबीसी ये रहा। ठीक है, आरबीसी पे एंटीजन तो ए ही प्रेजेंट है, क्योंकि ए तो लगा है ब्लड ग्रुप में। ठीक है, लेकिन जो आरएच एंटीजन होगा वो यहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। आरएच एंटीजन यहां पे एब्सेंट होगा, क्योंकि आरएच एंटीजन एब्सेंट है, इसीलिए इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए नेगेटिव है। ए का मतलब एंटीजन ए, लेकिन क्योंकि आरएच एंटीजन एब्सेंट है इसलिए यहाँ पे ए नेगेटिव लग गया है। तो ये जो ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा ये डिसाइड होता है एंटीजन से, आरएच एंटीजन से। कि आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा, आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा। और खाली ए ही में नहीं, ये चीज़ बी प्लस में भी काम करेगी, ये बी नेगेटिव में भी काम करेगी, ओ पॉजिटिव में भी काम करेगी, ओ नेगेटिव में भी काम करेगी। तो ये जो प्लस माइनस लगता है ना ब्लड ग्रुप्स में, ठीक है, ये आरएच एंटीजन की वजह से लगता है। इसको ध्यान रखिएगा, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो प्लस लग जाएगा, आरएच एंटीजन एब्सेंट है आरबीसी में उस इंडिविजुअल में तो नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा 80% इंसानों में आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, इसकी ओरिजिन के बारे में बता दूं। ये जो नाम है आरएच, ये कहाँ से आया है? साइंटिस्टों ने फर्स्ट टाइम ये जो आरएच एंटीजन है ना, ये मंकीज़ में, रीसस मंकीज़ में
डिस्कवर किया था। तो क्योंकि नाम रीसस था तो यहाँ से RH ले लिया गया, तो यहाँ से इसका नाम RH ग्रुपिंग पड़ा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। ठीक है, RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। देखिए, RH इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि मेनली इसका जो काम है, सिग्निफिकेंस है, वो आता है ब्लड, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, जब एक इंसान से हम दूसरे इंसान में ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे। यहाँ हमें RH जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं या हम प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप किसी भी इंसान का किसी भी इंसान में ब्लड ट्रांसफ़र करते, ऐसा नहीं हो सकता। आपको RH को देखना पड़ेगा, RH को देखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। कैसे? जैसे स्पेशली हम प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा उसका फोकस आता है। कैसे आता है फोकस? मान लीजिए कोई लेडी है, ठीक है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, और उनका चाइल्ड है। अब जो चाइल्ड है उसका जो ब्लड है मान लीजिए RH पॉजिटिव है, और जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो मदर है, उनका ब्लड है RH नेगेटिव। अब जनरली क्या होता है कि जो मदर का ब्लड है और जो चाइल्ड का ब्लड है ना, वो उसके बीच में एक फिजिकल बैरियर होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, ये होता है प्लेसेंटा। ठीक है, तो मदर का जो ब्लड होगा और जो चाइल्ड का ब्लड होगा वो प्लेसेंटा से सेपरेटेड रहता है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए, अब ये हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर मान लीजिए ये ब्लड यहाँ पे लीक कर जाए, RH पॉजिटिव ब्लड यहाँ लीक कर जाए, ठीक है, तो ये वाला जो ब्लड है जो प्रेग्नेंट लेडी का, वो क्या करेगा, वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा, वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास तो RH नेगेटिव है, यानी कि इसके पास तो वो RH फैक्टर था ही नहीं। ये जो फीमेल हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, इनके पास तो RH फैक्टर था ही नहीं। लेकिन जैसे ही ये चाइल्ड का ब्लड आया जहाँ जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो इमीडिएटली ये जो लेडी का जो ब्लड है वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इनके लेडी के लिए तो ये जो RH पॉजिटिव जो फैक्टर है, ये जो एंटीजन है, वो एक फॉरेन वो हो गया, फॉरेन एलिमेंट हो गया। ठीक है, फॉरेन एलिमेंट है, तो इम्यून सिस्टम उसको एज अ फॉरेन इन्वेडर या एनिमी कंसिडर करता है, तो इमीडिएटली वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो मान लीजिए अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, मोस्ट केसेस में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में डिलीवरी होती है, जब चाइल्ड डिलीवर होता है, ठीक है, तो यहाँ से ना ये प्लेसेंटा के में से कुछ थोड़ा सा ब्लड यहाँ पहुँच जाता है। तो जब ब्लड पहुँच जाता है तो अब क्या होगा, प्रेग्नेंट लेडी की मैंने बोला था जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बना लेगी, क्योंकि RH पॉजिटिव ब्लड यहाँ पे चाइल्ड डिलीवरी के टाइम पे यहाँ से कुछ किसी तरह से लीक होके मदर के ब्लड में पहुँच गया है, तो यहाँ पे जो मदर का ब्लड है वो एंटीबॉडी बना लेगा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम तो नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन जो सेकंड प्रेगनेंसी होगी, अगर मान लीजिए ये लेडी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है, अब यहाँ पे ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट है जो कि फर्स्ट चाइल्ड के थ्रू आई थी, मैंने बताया था डिलीवरी के थ्रू फर्स्ट चाइल्ड का जो ब्लड है वो लीक होके पहुँच गया है। ठीक है, तो वहाँ एंटीबॉडी बन गई थी। तो अब जो सेकंड चाइल्ड आएगा, ठीक है, अब जो सेकंड चाइल्ड आ गया, अब मान लीजिए वो भी RH पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये हो जाएगी कि जो मदर की जो एंटीबॉडीज है ना, जो ब्लड में आ चुकी हैं RH पॉजिटिव के लिए, ये जाके ना इस RH पॉजिटिव वाले चाइल्ड के ब्लड पे अटैक कर देगी। अटैक कैसे करेगी, जितना भी जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल पे ही RH होता है प्रेजेंट, ये मान लीजिए RH पॉजिटिव प्रेजेंट है, RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो जो ये वाली एंटीबॉडीज़ है ना जो मदर के ब्लड में, वो जाके ना चाइल्ड के रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म करना स्टार्ट कर देंगी, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस कैसे हो सकते हैं, जो चाइल्ड है जब उसका रेड ब्लड सेल्स ही खत्म हो जाएगा तो खून की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, उसको जॉन्डिस हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, और कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा सीरियस भी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है
कि RH कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो उस केस में जनरली पता है क्या करा जाता है, जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम के बाद या डिलीवरी के टाइम पे मदर को, क्योंकि अब बॉडी में मैंने बोला था फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, तो यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो मदर की जो एंटीबॉडीज़ है ना, इसको एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर देती हैं, ताकि सेकंड जब चाइल्ड कंसीव हो तो ये एंटीबॉडीज़ जाके सेकंड चाइल्ड के RBC को डिस्ट्रॉय ना करे। इस तरह की मेडिसिन आती हैं, ठीक है, इस तरह के इंजेक्शंस आते हैं। तो ये मैंने आपको हल्का सा बताया RH इनकम्पैटिबिलिटी, ये ज़रूरी है इसको समझना, ठीक है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे फिर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। तो जो मैंने आपको बताया था ना, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं चाइल्ड में, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस फेटियालिस, ठीक है। आर्थ्रोब्लास्ट एक तरीके से RBC को ही बोलते हैं, फेटियालिस मतलब फीटस जो होता है, जो बच्चा है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उस तरह से समझ सकते हो, RBC का डिस्ट्रक्शन होता है, तो ये वही वर्ड है आर्थ्रोब्लास्टोसिस, मतलब जो मैंने बोला था ना कि मदर की जो एंटीबॉडीज़ हैं जो बन गई हैं, ठीक है, RH नेगेटिव जो मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनी थी, जो सेकंड चाइल्ड आया RH पॉजिटिव वाला, उसके RBC को डिस्ट्रॉय करता है, तो इसी को आर्थ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। फीटालिस मतलब जो फीटस है, जो बच्चा है, ठीक है। तो ये होता है, ये एक साइंटिफिक नेम है, ये आपको आपकी बुक में है तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने बोला था इसको हम कैसे इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि ऐसा ना हो, ठीक है। मैंने बोला था कि इस तरह के मेडिसिन हैं, इस तरह के इंजेक्शंस हैं जो मदर को लगाए जा सकते हैं, ठीक है, anti-RH एंटीबॉडीज़, ताकि जो मदर की बॉडी में जो RH की एंटीबॉडीज़ बनी है वो जाके सेकंड चाइल्ड के RBC को डिस्ट्रॉय ना करे, इसके लिए इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं। तो ये है anti-RH एंटीबॉडीज़, ठीक है। जैसे ही मदर का फर्स्ट चाइल्ड डिलीवर होगा उसी टाइम दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दिया है RH ग्रुपिंग का, कि किस तरह से RH ग्रुपिंग होती क्या है और कैसे इसकी इनकम्पैटिबिलिटी से प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अगर उस टाइम पे इमीडिएटली फर्स्ट जब चाइल्ड हुआ है मदर के, अगर वहाँ पे anti-RH एंटीबॉडीज़ ना दी गई तो सेकंड चाइल्ड में कॉम्प्लिकेशंस की पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा इससे क्लियर हुआ होगा आपको। अब आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। अगर मेरे वीडियोस ठीक लगते हैं, आपको समझ में आते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली इन वीडियोस को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।